स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बात करते हैं सिक्स के चैप्टर नंबर 7, सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर 7, आवर कंट्री इंडिया। ओके, आवर कंट्री इंडिया का पार्ट 1 हम बना चुके हैं पहले ही, ठीक है। और आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 मतलब लेक्चर 2। ओके पार्ट 1 में हमने देखा था कि हमारा जो कंट्री इंडिया है उसका बहुत बड़ा एक ज्योग्राफिकल एक्सपेंस एरिया था, हमने देखा नॉर्थ में। और हमने ये भी पढ़ा कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कश्मीर से कन्याकुमारी जो कि फैला हुआ है, और इधर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक पूरा फैला हुआ है। उसमें हमने ये भी देखा कि इंडिया का जो लेंथ है वो 3200 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट और 2900 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। और फिर हमने इसकी लोकेशनल सेटिंग के बारे में भी बात की कि कैसे इसका अर्थ के ऊपर क्या पोजीशन है और जो है कितने डिग्री, यानी कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमने देखा। तो नॉर्थ टू नॉर्थ मतलब 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक ये बना हुआ है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग फिर हमने ये भी देखा कि अगर इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। और ये भी हमने देखा कि 30 ही लॉन्गिट्यूड और 30 ही लैटिट्यूड लाइन इंडिया में से क्रॉस करती है। ओके, फिर हमने इंडियन आईएसटी की बात की थी। आपने देखा था कि इंडिया का आईएसटी 82 डिग्री 30 मिनट पे सेट किया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा वास्ट एरिया है, इतना बड़ा एरिया है, तो उस पर किसी मिडल पॉइंट पे हमें कोई इंडिया का आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तय करना पड़ता है। हमने ये देखा था कि कैसे इंडिया का आईएसटी यूपी के इलाहाबाद में 82 डिग्री और 30 मिनट पे सेट कर दिया गया। मतलब कि जो है, क्योंकि 30 लॉन्गिट्यूड हमारे इंडिया में से क्रॉस करते हैं, तो हमने उससे बिल्कुल मिड पॉइंट पे यानी कि 15 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड पे हमने उसे सेट कर दिया, ठीक है। तो आइए आज हम पार्ट नंबर 2 में समझने जा रहे हैं। पार्ट 2 में हम समझने जा रहे हैं इंडिया के नेबर कंट्रीज़ के बारे में। इंडिया के चारों तरफ पड़ोसी क्या हैं, कौन कौन सी हैं। तो ये भी इंडिया की एक लोकेशन दिखाता है। पहली बात तो मैं बताऊं कि इंडिया साउथ एशिया में पड़ता है। ये कौन सा पड़ता है? साउथ एशिया। और साउथ में भी ये साउथ एशिया में पड़ता है और साउथ ईस्ट के नज़दीक है। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया और जो जापान वगैरह ये सब कंट्री आते हैं, तो उस जापान तो खैर नॉर्थ में आ गया, लेकिन इधर इंडोनेशिया और जो फिलीपींस और जो सिंगापुर जैसे कंट्री आते हैं वो साउथ ईस्ट एशिया कंट्री कहलाते हैं। तो हमारा इंडिया जिसके चारों तरफ 7 कंट्री बाउंड्री के साथ लगते हैं, 7 कंट्री ऐसे हैं जो विद बाउंड्री हमारे साथ लगते हैं, लैंड बाउंड्री। मैंने आपको बताया भी था कि 15,200 किलोमीटर की हमारी लैंड बाउंड्री है, ओके। और 16.6 किलोमीटर हमारी कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है, जिसमें अंडमान निकोबार भी इंक्लूड किया गया है, ओके। तो इतनी बड़ी हमारी लैंड बाउंड्री, उसके साथ लगे हुए 7 कंट्री, ठीक है। और जैसे नंबर 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। और दूसरा कंट्री हो गया अफ़गानिस्तान, जिसकी कैपिटल काबुल है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान की बाउंड्री हमारे साथ कितनी दूर तक ये लगी हुई है। इस पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन को हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये रेड क्लिफ लाइन सर रेड क्लिफ ने 1947 में तैयार की थी। ये रेड क्लिफ लाइन 6 जून के लगभग अप्रोक्सीमेट 6 जून में मान लीजिए आप, जून 1946 में तैयार कर दी गई थी सर रेड क्लिफ और लॉर्ड माउंटबेटन की लीडरशिप में। और फिर 14 अगस्त को पाकिस्तान बना दिया गया था 1947 में। 1946 में तैयार कर दी गई थी, सॉरी, जून 1947 में तैयार कर दी गई थी। और 1947 में ही 14 अगस्त के दिन फिर पाकिस्तान अलग कर दिया गया था। उस समय 2 पाकिस्तान अलग किए गए थे। एक तो वेस्ट पाकिस्तान लॉर्ड माउंटबेटन ने अलग किया और एक ईस्ट पाकिस्तान माउंटबेटन ने अलग किया, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान आजकल बांग्लादेश बना हुआ है। ये देखिए, हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो ये बांग्लादेश आप देख रहे हैं, ये ईस्ट पाकिस्तान था पहले। 1971 से पहले ये ईस्ट पाकिस्तान ही था, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की बाउंड्री बनाई गई। इस बाउंड्री लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ, ओके, रेड क्लिफ लाइन बाउंड्री लाइन कहते हैं। और मैं आपको बताऊं, रेड क्लिफ लाइन है और जो है ये देखिए रेड क्लिफ लाइन है ये।
और इसे 1947 में तैयार किया गया लॉर्ड माउंटबेटन की लीडरशिप में। और ये 23 किलोमीटर के लगभग है, ये ध्यान रखें। इसकी टोटल बाउंड्री लाइन जो अब एट प्रेजेंट है पाकिस्तान में वो 23 किलोमीटर के लगभग है। ओके, और उसके बाद हम देखें तो अगला कंट्री अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान की बाउंड्री लाइन हमारे साथ जो लगती है वो ड्यूरेंट लाइन कहते हैं उसे। 1896 में इसे सर ड्यूरेंट ने तैयार किया था। ये देखिए छोटी सी बाउंड्री लाइन है, सबसे छोटी बाउंड्री लाइन यही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली बाउंड्री लाइन, ठीक है, ये बाउंड्री लाइन यहाँ पर है और ये 106 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है, 106 किलोमीटर लगभग, ठीक है। इस बाउंड्री लाइन को सर ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल होती है। कौन सी होती है? काबुल। ओके, काबुल होती है और इसकी कैपिटल इस्लामाबाद होती है, इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है। ओके, और पाकिस्तान का ये एरिया हमसे काफ़ी बार इसका डिस्प्यूट रहा है, बहुत बार हमारे साथ इसका डिस्प्यूट रहा है। कश्मीर का पाकिस्तान की बात करें तो कश्मीर इशू को लेकर सबसे पहले हमारे डिस्प्यूट शुरू हुए थे इसके साथ में 1948 में, जब इन्होंने कश्मीर को इलीगल वे में जो कैप्चर करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के साथ हमारा दूसरा डिस्प्यूट 1965 में हुआ, जब इन्होंने हमारे ऊपर वार की, हमारे साथ लड़ाई की, ठीक है। तो ये एक अलग था, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद 1971 में भी उन्होंने हमारे साथ फ़ाइट की। 1971 की वार हम जीत गए, 1965 की वार भी हम जीते और पाकिस्तान को हमने बुरी तरह से हराया। उसके बाद 99 में इन्होंने हमारे पर कश्मीर वाले इस इतना सारा हिस्सा जो इसको हम कहते हैं POK एरिया है, ये आप देख सकते हैं, ये POK एरिया है जो कि उस समय इन्होंने ज़बरदस्ती इस एरिया को कैप्चर कर लिया था। और ये LOC लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन मैंने बनाई ये LOC लाइन है। और इससे ऊपर वाला एरिया POK कहलाता है, उससे ऊपर वाला एरिया ये वाला एरिया, ठीक है। तो POK का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो 1948 में इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा लिया था। तो पाकिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है। ओके, और जो है प्रॉब्लमेटिक एरिया है ये सारा, और जो है 1947 में जब से अलग हुआ तभी से प्रॉब्लम है। ओके, चलिए अब बात करते हैं थर्ड नंबर कंट्री। ये थर्ड नंबर कंट्री हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए थर्ड नंबर कंट्री हमारा जो यहाँ पर है चाइना। एक मिनट मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ। अब देखिए चाइना, ये चाइना थर्ड नंबर कंट्री हमारा यहाँ पे। चाइना की कैपिटल बीजिंग होती है, ठीक है, बीजिंग कैपिटल इसकी है चाइना। और चाइना के साथ हमारी जो बाउंड्री लाइन लगती है, ये देखिए आप देख सकते हो, यहाँ से इस जगह से सियाचिन ग्लेशियर से यहाँ तक ये सारा बॉर्डर है, ये चाइना का ही बॉर्डर हमारे साथ लगता है। ओके, यहाँ सिक्किम में भी हमारा बॉर्डर लगता है और ये देखिए यहाँ पर भी हमारा बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। तो चाइना का टोटल बॉर्डर जो हमारे साथ है वो 3488 किलोमीटर है हमारे साथ, यानी कि 3488 किलोमीटर का बाउंड्री लाइन है। इसे 1912 के आसपास, कुछ बुक में 1914 भी लिखा हुआ है, 1914 में इसे एक्चुअली तैयार किया गया, इस लाइन को तैयार किया गया जिसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं, ठीक है। ये मैकमोहन लाइन है जो कि 3488 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है। ओके, और चाइना ने इस लाइन को मानने से मना किया, और ठीक है, चाइना ने इस लाइन को मानने से मना किया और 1962 में हमारे साथ वार लड़ी। ये चाइना सीनो चाइनो वार कहते हैं इसको, 1962 में लड़ी गई। 1914 में बनी बाउंड्री लाइन को इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। 1914 में बनी बाउंड्री लाइन को इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और जो है तिब्बत एरिया जो पूरी तरह से इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। यहाँ पर तिब्बत एरिया में प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ तिब्बत एरिया में दलाई लामा जैसे कुछ रिलीजियस हेड थे जो इसको आज़ाद कराना चाहते थे, और जो है तिब्बत के जो रिलीजियस हेड थे वो इंडिया में आ गए और इंडिया के जो है अंदर उन्होंने शरण ली। यही बात कहीं काफ़ी हद तक चाइना को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए उन्होंने फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट की। 1962 में हमारी लड़ाई हुई चाइना के साथ में। तो ये चाइना है, हमें याद रखना है कि इसकी
लाइन को हम क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहा जाता है। क्या नाम है इसका, मैकमोहन लाइन। ओके, अब थर्ड नंबर के बाद 4 नंबर कंट्री जो पड़ता है हमारा, ये देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये कंट्री देख लेते हैं, ये है नेपाल। अब नेपाल को देख सकते हैं, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पर नेपाल कंट्री। नेपाल की कैपिटल काठमांडू होती है। कौन सी होती है, काठमांडू। ये देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ काठमांडू, काठमांडू। ओके, काठमांडू कैपिटल है उसकी। और जो है ये नेपाल की जो बाउंड्री लाइन हमारे साथ लगती है वो 1751 किलोमीटर है। 1751 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन हमारे साथ लगती है। ओके, और जो है इसको इंडो नेपाल बॉर्डर कहते हैं हम लोग, ठीक है, इंडो नेपाल बॉर्डर हम कहते हैं। ओके, और नेपाल के साथ हमारे रिलेशन ठीक ठाक रहे हैं। नेपाल में भी गवर्नमेंट चेंज हुई, जो है ये मान के चलिए कि नेपाल में राजा वीरेंद्र और राजा ज्ञानेंद्र के टाइम में काफ़ी चेंजमेंट हुई है। राजा वीरेंद्र को मार दिया गया था और उसके बाद राजा ज्ञानेंद्र जो है उन्होंने फिर यहाँ पर रूल किया। बहुत ही एक डिक्टेटर था उस समय का, बहुत ही। उसके बाद फाइनली नेपाल में जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम शुरू हुआ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट शुरू हुई। ओके, और पहला जो पीएम बना वो गिरिजा प्रसाद कोइराला थे। फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए, उसके बाद खड़क प्रसाद शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल भी रहे। एट प्रेजेंट जहाँ तक मेरा आइडिया है, यहाँ खड़क प्रसाद शर्मा ओली ही जो है पीएम है। ओके, तो ये हो गया आपका 4 नंबर का पड़ोसी, ठीक है, यानी कि 4 नंबर पड़ोसी आपने देखा भी अभी। पहले नंबर पे पाकिस्तान हमने समझ लिया, पाकिस्तान के बाद दूसरे नंबर अफ़गानिस्तान, काबुल हमने समझ लिया। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे काफ़ी पुराने रिलेशन रहे हैं और मैं ये कहूँ कि अंग्रेज़ों के टाइम में अफ़गान वार भी हमारे साथ हुई, जिसकी आजकल एक मूवी बनी हुई है, केसरी मूवी जो बनी हुई है वो अफ़गान वार पर ही बनी हुई है। ओके, केसरी मूवी जो बनी हुई है अफ़गान वार पे बनी हुई है। और अफ़गानिस्तान के हमारे रिलेशन महाभारत के टाइम में रहे हैं काफ़ी। अफ़गानिस्तान से ही जो है शकुनी, जो कि पांडवों और कौरवों के मामा रहे हैं, वो यहाँ से ही आए थे। और हस्तिनापुर के साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे थे उनके साथ। ओके, तो अब बात करते हैं नेपाल के बाद नेक्स्ट कंट्री हमारा नंबर 5 नंबर कंट्री जो पड़ोसी देश हमारा वो है भूटान। भूटान की कैपिटल थिम्फू है, थिम्फू कैपिटल है इसकी, ध्यान रखें, थिम्फू। ये देखिए थिम्फू इसकी कैपिटल है और थिम्फू कैपिटल है इसकी। और इसकी बाउंड्री लाइन जो टोटल लगती है भूटान की वो 699 है। कितनी बाउंड्री लाइन है, 699 किलोमीटर, ये याद रखें, ये इसकी बाउंड्री लाइन है। और इसको इंडो भूटान बॉर्डर कहते हैं हम लोग, और ये काफ़ी फेमस है। भूटान को हम हमेशा से ही हेल्प करते आए हैं। ये देखिए भूटान को हम हमेशा से हेल्प करते आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ भूटान एक छोटा सा कंट्री है। चाइना यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है तो हम हमेशा इसकी हेल्प करते हैं। जैसे कुछ समय पहले चाइना ने भूटान के एक एरिए डोकलाम को कैप्चर करने की कोशिश की थी। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। ये देखिए जाने का रास्ता 7 सिस्टर में सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एक बार दोबारा देख लीजिए। ये बीच में थोड़ा सा पतला सा रास्ता जो आप देख पा रहे हैं ये आने जाने का रास्ता है 7 सिस्टर के लिए, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम कहते हैं। ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर एरिया और हम इस रास्ते से 7 सिस्टर में निकलते हैं। चाइना हमेशा ये चाहेगा कि दार्जिलिंग का ये एरिया जो कि वेस्ट बंगाल का एरिया है, दार्जिलिंग के इस एरिया को बंद कर दिया जाए या इसको यहाँ से कट ऑफ कर दिया जाए और 7 सिस्टर्स पे अपना कब्जा जमा लिया जाए। चाइना की हमेशा कोशिश होती है कि वो यहाँ जो एरिया पड़ रहा है अरुणाचल प्रदेश, उसको कैप्चर किया जाए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो पहले NEFA के नाम से फेमस था, निफा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, तो उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है और उसे तिब्बत का ही पार्ट बताता है, जबकि ऐसा है नहीं। अरुणाचल प्रदेश हमारा है, इंडिया का, और ये इस पर अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। तो ये भूटान जो कि हमारा नेबर कंट्री है, थिम्फू कैपिटल, 699 किलोमीटर की इसकी बाउंड्री लाइन, ठीक है। तो ये काफ़ी हमारा नियर बाई पड़ोसी है 5 नंबर का और काफ़ी हम इसकी हेल्प करते हैं। एक पुअर कंट्री है ये, तो काफ़ी हम इसकी हेल्प करते हैं। अब नंबर 6 कंट्री है आपका म्यांमार। ये देखिए म्यांमार, यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यांमार के बारे में मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। तो म्यांमार की कैपिटल जो है वो जो है
पहले तो म्यांमार को बर्मा कहते थे, ओके, बर्मा कहलाता था ये, पहले इसकी कैपिटल बर्मा होती थी, ओके, सॉरी, इसको पहले बर्मा ही कहते थे, मतलब कि इसका नाम ही बर्मा था। फिर उसमें बहादुर शाह जफर के टाइम में 1857 के टाइम में 1935 तक मान के चलिए इसकी कैपिटल यांगून होती थी, यांगून कैपिटल कहलाते थे। और अब म्यांमार हो गया तो यांगन थिट्टू, ठीक है, इसका नाम हो गया यांगन थिट्टू, यांगन थिट्टू इसकी कैपिटल हो गई है। और अगर थोड़ा कुछ चेंज हुआ है तो आप प्लीज़ एक बार नेट पे जरूर देखिएगा, आपको इसको रियल कैपिटल इसका नाम पता लगेगा। मुझे जहाँ तक लगता है यांगन थिट्टू इसकी कैपिटल है, ओके। तो अब म्यांमार के बारे में बात कर लेते हैं। म्यांमार की टोटल बाउंड्री लाइन 1643 किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर जो है इसकी बाउंड्री लाइन है। और इसको जो है यहाँ से शुरू होती है इसकी बाउंड्री लाइन, आप देख सकते हैं यहाँ से इसकी बाउंड्री लाइन शुरू होती है। ये देखिए यहाँ से इतना इतना पूरा बाउंड्री लाइन हमारा त्रिपुरा के साथ, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ हमारा यहाँ तक बॉर्डर लगता है इसका, ओके, यहाँ तक बॉर्डर हमारा लगता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये बॉर्डर लगता है हमारे साथ। और ये टोटल बाउंड्री लाइन यहाँ अरुणाचल से शुरू हो जाती है, ऊपर से अरुणाचल से ही शुरू होकर यहाँ तक आती है। देखिए अरुणाचल से ही शुरू हो जाती है हमारी बाउंड्री लाइन और नीचे तक आती है ये, ओके। और म्यांमार में हमेशा थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है। म्यांमार और जो हमारी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की पहाड़ियाँ हैं उनमें लोग आते जाते रहे हैं। आजकल म्यांमार में गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है और मिलिट्री रूल यहाँ लगा दिए गए हैं। यहाँ आन सान सू की जो यहाँ के पीएम है उनको हाउस अरेस्ट किया गया और मिलिट्री ने यहाँ पर उनको कंट्रोल कर लिया। तो आप देख सकते हैं 6 नंबर का पड़ोसी हमारा नेबर कंट्री म्यांमार। अब नंबर 7 पे जो कंट्री है वो है बांग्लादेश है। आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश जो पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, ये पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था। ये देखिए ईस्ट पाकिस्तान, ओके, ईस्ट पाकिस्तान होता था ये। और 1971 में ये बांग्लादेश बना। ये देखिए बांग्लादेश 1971 में बना और इसकी कैपिटल ढाका है, ढाका, ठीक है, ढाका कैपिटल है। इसकी टोटल बाउंड्री लाइन देखें तो सबसे बड़ी बाउंड्री लाइन इसी की होती है, सबसे बड़ी बाउंड्री लाइन इसी बांग्लादेश की होती है हमारे साथ, जो कि अलग अलग राज्यों के साथ लगती है। ये देखिए यहाँ तक पूरा बॉर्डर इसका हमारा लगता है, ऐसे पूरा का पूरा, ठीक है। और इसकी बाउंड्री लाइन, जो बांग्लादेश की बाउंड्री लाइन की बात करें तो 4096 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन इसके साथ हमारी लगती है। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे सर रेडक्लिफ की लीडरशिप में अलग किया, उस समय इसकी रेडक्लिफ लाइन बनाई गई थी। त्रिपुरा के साथ जीरो लाइन भी हमारी यहाँ दिखाई देती है, त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश की जीरो लाइन नज़र आती है। तो ये हमारे 7 कंट्रीज़ थे जो कि हमारे नेबर कंट्री हैं। और एक जो कंट्री श्रीलंका, वो बिल्कुल जो है ओशन से बिल्कुल अलग है हमारे से। ये एक एरिया है जिसको हम पाक स्ट्रेट कहते हैं। आप देख सकते हैं एक कुछ एरिया ऐसा जो हमारे साथ लगा हुआ है यहाँ से। ये वाला एरिया आप जो देख रहे हैं ये पाक स्ट्रेट एरिया है, इसको पाक स्ट्रेट हम कहते हैं, पाक स्ट्रेट, ओके, इससे अलग होता है ये, ओके। और श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो, कोलंबो और श्री जयावर्धनेपुरम है, श्री जयावर्धनेपुरम, जयावर्धनेपुरम, ठीक है, ये उसकी कैपिटल है, ओके, बड़ा सा नाम है ये, श्री जयावर्धनेपुरम, ओके। तो ये बहुत ही फेमस आइलैंड है ये, यहाँ पर बौद्धिस्ट और एक तरह से देखा जाए तो तमिल पीपल यहाँ पर रहते हैं। काफ़ी दिनों तक हमारी प्रॉब्लम रही, 2009 तक यहाँ पर सिविल वॉर भी रही, बौद्धिस्ट और तमिल आपस में लड़ते रहे अपने अपने अधिकारों के लिए। बौद्धिस्ट पीपल ने यहाँ पर अधिकार जमाया और तमिल पीपल को निकालने की कोशिश की, स्पेशली इंडियन तमिल को यहाँ से निकालने की कोशिश की है। तो ये भी टेंशन भरा एरिया रहा है हमारा। श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशन ज़्यादा परफेक्ट नहीं रहे हैं। तो ये हमारे नेबर कंट्रीज़ थे। अब ज़रा बात करते हैं नेबर कंट्रीज़ के अलावा जो हमारे कैपिटल और स्टेट्स हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए लद्दाख, ये यहाँ से अलग किया गया है और ये अब इतना इतना एरिया लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ये श्रीनगर है, लद्दाख की कैपिटल लेह है, आपको ध्यान होना चाहिए, ओके। ये देखिए यहाँ से अलग किया गया है, 2019 में रेजोल्यूशन पास किया और उसके बाद ये पूरा जम्मू कश्मीर इसको तोड़कर 2 हिस्सों में कर दिया गया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये लद्दाख है, आप देख पा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर है, ओके।
तो अब देख सकते हैं पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री लाइन अब छोटी हो गई है। आप समझ सकते हो कि ये बाउंड्री लाइन अब बहुत ही छोटी हो गई है, और नई डाटा तब आएंगे जब हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान की हमारे श्रीनगर के साथ कितनी बाउंड्री लाइन लगती है। मतलब श्रीनगर जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री लाइन छोटी हो गई है, बाकी तो खैर आगे तक हमारी बाउंड्री है ही उसके साथ। ओके, और एक बड़ा चेंज ये भी देखने को मिला कि अब कश्मीर की बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती, बल्कि लद्दाख की बाउंड्री लाइन अब लगती है। ओके, और अब मैं आपको बताऊं 28 स्टेट्स इंडिया में एट प्रेजेंट हैं, और 8 यूनियन टेरिटरी अब आजकल हमारे इंडिया में है। ओके, आप अलग अलग स्टेट्स को यहाँ देख सकते हैं। लद्दाख की कैपिटल लेह है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है, यहाँ पर देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, राजस्थान की कैपिटल यहाँ जयपुर है, सबसे बड़ा स्टेट है हमारे इंडिया का, राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। फिर उसके बाद यूपी कैपिटल लखनऊ है, दिल्ली की न्यू दिल्ली कैपिटल है, उसके बाद बिहार की कैपिटल पटना, और बिहार के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ झारखंड है, जो बिहार से अलग किया गया। ध्यान रखें 2000 में इसे अलग किया गया था। और उसके बाद ये वेस्ट बंगाल, जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने ईस्ट बंगाल के साथ अलग किया था। ये ईस्ट बंगाल हुआ करता था पहले, और ये आजकल हमारे पास वेस्ट बंगाल है। इसे लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड किया था 1905 में। ओके, और अब उसके बाद देखिए ये उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, ये छत्तीसगढ़ कैपिटल रायपुर, मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल, महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई। ये देखिए मुंबई जो पहले बॉम्बे एक हुआ करता था ये एरिया पूरा। इसे 1661 में प्रिंस चार्ल्स को मिला था ये एज ए डोरी, दहेज के रूप में। कैथरीन जो कि पोर्तुगीज़ राजकुमारी थी, उसके साथ इनका मैरिज हुआ और उसके बाद बॉम्बे मिला था। तो ये महाराष्ट्र का एरिया जिसकी कैपिटल मुंबई, द गेटवे ऑफ इंडिया, ट्रेड गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, गुजरात जहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ पोरबंदर में, ये गांधीनगर कैपिटल है। और दमन दीव हमारी यूनियन टेरिटरी है, गुजरात के नज़दीक ही पड़ रही है ये। और दादरा नगर हवेली भी एक यूनियन टेरिटरी है जो यहाँ ही महाराष्ट्र के आसपास है, यानी कि 2 टेरिटरी गुजरात और महाराष्ट्र के पास पड़ती है। छत्तीसगढ़ जो एमपी में से ही अलग हुआ, उसकी कैपिटल रायपुर है। बहुत सारे ट्राइबल पीपल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और एमपी में बहुत सारे ट्राइबल पीपल आपको नज़र आते हैं। छत्तीसगढ़ भी 2000 में ही अलग हुआ था, रेजोल्यूशन पास हुआ, फिर ये अलग हुआ। उसके बाद देखिए सबसे छोटा स्टेट इंडिया का गोवा, कैपिटल पणजी। गोवा को 1961 में आज़ाद कराया गया था। ये पोर्तुगीज़ लोगों के कंट्रोल में था। आज़ादी के बाद भी कुछ साल तक गोवा आज़ाद नहीं हुआ था। ओके, तो कैपिटल पणजी। और ये कर्नाटक आप देख सकते हैं यहाँ पे, कैपिटल बेंगलुरु, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहलाती है इंडिया की, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेंगलुरु में बनते हैं। और यहाँ का पोर्ट भी बड़ा फेमस है, मंगलुरु पोर्ट बड़ा फेमस है। अब आप यहाँ देख सकते हैं तेलंगाना, ये 2019 में बना एक नया स्टेट, जो पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था ये, ठीक है। और फिर ये अलग हो गया। पहले ये आंध्र प्रदेश भी नहीं होता था, पहले ये हैदराबाद रियासत होता था, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद रियासत हुआ करता था। और फिर इसको तेलंगाना बना दिया गया। अब देखते हैं तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है फ़िलहाल, और आंध्र प्रदेश की जो है अमरावती बना दी गई है। यहाँ यनम जो है ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, पुदुचेरी की कैपिटल यनम। ओके, और उसके बाद देखिए ये तमिलनाडु जो पहले मद्रास कहलाता था और आजकल इसकी कैपिटल चेन्नई है। पहले तमिलनाडु की कैपिटल मद्रास बनाया गया था, लेकिन आजकल ये चेन्नई है। और ये एक पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, एक कराईकाल यूनियन टेरिटरी यहाँ पर आपको दिखाई देती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कर्नाटक के नीचे केरल है। केरल एरिया पहले त्रावणकोर रियासत कहलाता था। ये केरल ही था जहाँ पर वास्को डी गामा जो सबसे पहले 1498 में यहाँ पर इंडिया को एक ट्रेड रूट के रूप में, एक ट्रेड सेंटर के रूप में सर्च कर लेता है। और उसके बाद पोर्तुगीज़ और इंग्लिश ये सब कंपनी आने लगती है और ट्रेड करने लगती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं माहे कैपिटल, माहे एक यूनियन टेरिटरी भी यहाँ पर नज़र आएगी आपको, पुदुचेरी। और ये रहा आपका लक्षद्वीप, आप देख सकते हैं लक्षद्वीप आइलैंड जो 1973 में जो है एक किया गया था। यहाँ 1973 बहुत ही फेमस है। 1973 में ही इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर लगे और उसी टाइम में यहाँ पर लक्षद्वीप को एक कर दिया गया। लक्षद्वीप 3 आइलैंड को मिलाकर बनाया गया। पहला आइलैंड जिसको हम कह सकते हैं 3 आइलैंड को मिलाकर बनाया गया।
1973 में अलग हुआ ये, एक किया गया। एमिनदीव, लोकोदीव और मिनिकोय, ये नाम थे वो तीनों। लोकोदीव, एमिनदीव, ये पहले उनके पुराने नाम हुआ करते थे। एमिनदीव, लोकोदीव और मिनिकोय, ये 3 नाम हुआ करते थे। तो ये एक कर दिया गया था 1973 में। ये आपका इंडिया। और अब जरा चलते हैं जो है 7 सिस्टर्स की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर सिक्किम है, गैंगटोक इसकी कैपिटल। ओके, और ये मैंने आपको बताया था सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिक्किम से होता हुआ 7 सिस्टर में निकलता है। और अरुणाचल प्रदेश जो पहले नीफा कहलाता था, नीफा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, फिर इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रख दिया गया। ईटानगर यहाँ की कैपिटल है। और ये रहा आपका आसाम, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने चाय की खेती यानी कि टी प्लांटेशन शुरू किया। दिसपुर इसकी कैपिटल है। ये बीच में मेघालय, मेघों का आलय यानी कि सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है, इस एरिया में ही। शिलोंग कैपिटल है। दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश यहीं नोट हुई है। 1140 सेंटीमीटर का रिकॉर्ड है यहाँ का, चेरापूंजी का। चेरापूंजी, ओके, चेरापूंजी कैपिटल जो स्टेट पड़ता है, वहाँ पर ये खूब बारिश हुई है यहाँ पे। और रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ का। गारो खासी जंतिया, गारो खासी और जंतिया कैपिटल है यहाँ पर, जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ओके, ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिलोंग इसकी कैपिटल है। उसके बाद नागालैंड, नागा पीपल्स के लिए बहुत ही फेमस, कोहिमा इसकी कैपिटल। यहाँ देख सकते हैं ये नागालैंड है पूरा का पूरा। और यहाँ पर ये मणिपुर एरिया, ये बहुत ही फेमस है। इम्फाल इसकी कैपिटल है। और ये रहा आपका मिज़ोरम, ये देखिए मिज़ोरम, जिसके साथ जो है इसकी बांग्लादेश की 0 लाइन लगती है। त्रिपुरा की मिज़ोरम के साथ में, और त्रिपुरा की भी 0 लाइन हमारे साथ ये लगती है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहे त्रिपुरा आपका, ठीक है। तो बहुत फेमस है। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, मिज़ोरम की कैपिटल आइजवाल है, तो आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये देखिए पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। ये अंडमान ऊपर ऊपर इतना इतना हिस्सा, और ये नीचे नीचे हिस्सा निकोबार आइलैंड है। और ये जो लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, ये सबसे आखिरी पॉइंट हमारा 6 डिग्री और 45 मिनट, ये ग्रेट निकोबार पॉइंट है। इसको इंदिरा पॉइंट भी हम कहते हैं। इंदिरा पॉइंट कहते हैं कि इंदिरा पॉइंट 2004 में आई सुनामी, उसमें डूब गया था, जो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। यही हमारा सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहलाता है। साउथ पॉइंट कन्याकुमारी है, लेकिन साउदर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो हमारा ये है, ठीक है, निकोबार पॉइंट। ओके, यहाँ पर एक एक्टिव वोल्केनो भी है हमारे इंडिया में, अंडमान निकोबार में एक्टिव वोल्केनो। और उस एक्टिव वोल्केनो को बैरन आइलैंड कहते हैं, बैरन आइलैंड, ठीक है। ये एक्टिव वोल्केनो है जहाँ से हमेशा ज्वालामुखी फूटते रहते हैं और काफ़ी फेमस है। तो ये हमने देखा, पूरे इंडिया के बारे में हमने नॉलेज ली। एक साइड में अरेबियन सी नज़र आता है, दूसरी साइड में बे ऑफ बंगाल नज़र आता है, और नीचे की तरफ हमारे इंडियन ओशन है। और इंडियन ओशन का नाम भी इंडिया के नाम पर ही पड़ा है, इंडियन ओशन। ओके, तो अब जरा चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। और हमने यहाँ देखा कि बहुत सारी कंट्री हमारे चारों तरफ है, और सी और ओशन भी हमारे चारों तरफ है। और श्रीलंका और मालदीव लास्ट में हमारे साथ विदाउट लैंड बाउंड्री लगे हुए हैं। श्रीलंका इंडिया से अलग होता है पाक स्ट्रेट से। मैंने आपको दिखाया था कि वो एरिया जिसको राम सेतु भी हम कहते हैं, पाक स्ट्रेट राम सेतु, पाकिस्तान जलडमरू मध्य, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने इंडिया के जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको काफ़ी स्टडी किया, स्टेट्स, कैपिटल और उसके जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में, उनके बाउंड्रीज देखी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इंडिया के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के बारे में, कि कितने यहाँ पर ये कैसे हैं और कितना फिजिकल फीचर है हमारा। ये देखिए, ये पूरा मैप हम अगली बार स्टडी करेंगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है लेसन आपका। ओके, तो पार्ट 2 में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।